Hi everyone and welcome to MBA Pathshala. So as you can see we have a special surprise for all of you on 12th of May, that is Sunday at 7 p.m. तो join करना हमें 7 p.m. पे. You will get to know a lot of things and surprises. So let's start today's session. In today's session, we'll be discussing the previous year questions of CMAT. तो आज जो टॉपिक हम टारगेट करेंगे इट इंक्लूड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दीज टॉपिक्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द लास्ट ईयर सीमैट से कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240. If the profit is 20%, then the selling price is rupees 1440. Then there is second statement जो क्या कहता है कि cost price of 10 DVDs is equal to the selling price of 7 DVDs. तो gain percentage कितना है 42.6/7%. तो 4 options are there कि which of the two statements are correct, क्या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं या कौन सी सही है कौन सी गलत है. तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240. तो बेसिकली ये क्या है, प्रॉफिट है. देखो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज द प्रॉफिट ना. तो वैल्यू वाइज प्रॉफिट इज 240 लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 20%. तो अगर 20% की वैल्यू है 240, ठीक है, 20% इज 240, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दैट शुड बी 120%. यानी अगर हम इसको 6 टाइम्स कर लेते हैं तो वी विल गेट द सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस उस केस में कितना होना चाहिए 1440 एंड 1440 इज गिवन. तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. फिर सेकंड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं. सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 डीवीडीज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 डीवीडीज. कहने का मतलब है कि 10 का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अगर एक डीवीडी का कॉस्ट प्राइस सपोज सीपी है तो 10 का कॉस्ट प्राइस कितना है 10 सीपी. और एक का सेलिंग प्राइस अगर एसपी है तो 7 डीवीडीज का सेलिंग प्राइस कितना है 7 एसपी. तो इसने क्या बोला है कि 10 का कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू 7 का सेलिंग प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस 10 डीवीडीज का इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 7 डीवीडीज के. तो अगर यहां से सीपी एसपी का रेशियो निकाले तो कितना आएगा 7/10. ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 7 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है 10 यूनिट. तो यहां से प्रॉफिट कितना आ गया 3 यूनिट. 3 यूनिट का प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट है 3 यूनिट. ठीक है, प्रॉफिट अगर हम परसेंटेज में बात करें 3 यूनिट का प्रॉफिट है कितने पे 7 पे. प्रॉफिट लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे. 3/7, 3/7 का परसेंटेज कितना होता है 42.6/7%. एंड यहां पर भी कितना दिया हुआ है 42.6/7%. तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है. तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 दे आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. ठीक है, इजी था क्वेश्चन. फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ऑन अ सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इन 8 years एट द रेट ऑफ 13% पर ईयर इज 6500. सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 8 years में 13% पर एनम के हिसाब से. तो रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 13 इंटू 8. 13% अगर मुझे हर साल मिल रहा है 8 साल तक तो 104%. ये 104% तो मेरा क्या हो गया, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होता है. तो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई रेट एंड टाइम. तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट इज 104%. ठीक है, तो ये जो 104% है दैट इज इक्वल टू 6500. 104% ऑफ द प्रिंसिपल इज 6500 है. तो क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर इन 2 years. तो 8% के हिसाब से हमारा रेट इंटरेस्ट कितना बनेगा CI 8 + 8 + 8 × 8/100. ठीक है,
क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, सक्सेसिवली बढ़ता है ना हमारा प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा कितना, 16.64%। ये अपना क्या हो जाएगा, CI। तो 104% की वैल्यू अपने पास कितनी है, 6500 है। तो हम निकाल लेते हैं वहां से कितना, 16.64% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6500 अपॉन 104 इंटू 16.64। तो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो यू विल गेट 2 zeros कैंसल्ड आउट, 13 5s are 65, 13 8 टाइम्स होता है कितना, 104, 8 2 टाइम्स, 8 8 टाइम्स। ठीक है, तो विल गेट 8 2s are 16, 8 8s are 64, सो 51040। तो आंसर फॉर दिस विल बी 1040। ठीक है, इसके लिए कितना आंसर आ जाएगा अपना, 1040। ठीक है, तो विदाउट गेटिंग इनटू एनी फॉर्मूला अपन ने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यूज किया कि सिंपल इंटरेस्ट दिया था 8 साल के लिए 13% के हिसाब से, तो वो कितना आएगा, 104%। ठीक है, उसी प्रिंसिपल को अगर हम कंपाउंड पे रखते 2 साल के लिए 8% के हिसाब से 2 साल में कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा, 16.64%। तो अगर 104% ऑफ द प्रिंसिपल ये है तो 16.64% ऑफ दैट प्रिंसिपल कितना होगा, 1040। ये भी इजी था, अगेन फ्रॉम 23 वाले सेट में था। अगला क्वेश्चन, फिर से 2 स्टेटमेंट्स हैं अपने पास, उन 2 स्टेटमेंट को हमें चेक करना है। अ सेविंग बैंक अकाउंट ए pays 6.2% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो बैंक ए मुझे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 6.2% पर एनम का। ठीक है, कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली। लेकिन जो बैंक बी है वो मुझे क्या करता है, 6% पर एनम का 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है। ठीक है, यानी 6 महीने में कंपाउंडिंग हो जाएगी। तो 6 महीने का मतलब है कि साल में कंपाउंडिंग होगी 2 बार। ठीक है, तो जो इफेक्टिव रेट है वो हमारा कितना हो जाएगा, 6/2, मतलब 3% इज द इफेक्टिव रेट। तो 3% मिलेगा 6 महीने में, उसके अगले 6 महीने में फिर 3%। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा 1 साल बाद वो कितना बनेगा, 3 + 3 + 3 इंटू 3/100। तो इट इज 6 + 0.9, तो 6.09%। ठीक है, तो ये कहता है कि बैंक बी इज पेइंग लेस टोटल इंटरेस्ट ईच ईयर। यस, क्योंकि बैंक ए मुझे कितना दे रहा है, 6.2 दे रहा है, लेकिन बैंक बी का जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल में वो 6.09 है। तो बैंक ए जो है मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला है कि अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इन 3 years। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक सम ऑफ मनी है जो डबल हो रहा है कितने साल में, 3 years में। ठीक है, डबल हो रहा है कितने साल में, 3 साल में। तो इन 9 years इट विल बी P टाइम्स ओरिजिनल प्रिंसिपल। 9 साल बाद जो है मेरा पैसा P टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल प्रिंसिपल का। तो हमें P की वैल्यू अगर 9 है, इसने क्या बोला है कि P कितना है, 9 है। तो लेट्स चेक हाउ मच इज द P। अब कंपाउंड में हम क्या करते हैं कि हमारा 2 टाइम्स हो रहा है 3 years में, तो 3 को 9 बनाने के लिए विल मल्टीप्लाई इट विथ 3। ठीक, तो जो हम ईयर में मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या करते हैं, पावर में रेज कर लेते हैं। जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम पावर में रेज कर लेते हैं। तो 2 to the power 3 कितना हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो 8 टाइम्स होगा एक्चुअली। ठीक है, इट विल बिकम 8 टाइम्स। तो इसने क्या दिया था कि P is 9, सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना इज करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, ये भी इजी था। लेट्स अगेन फ्रॉम 23 से। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800 रुपीज ओवर 2 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिल रहा है, 800 मिल रहा है।
अब सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम पीरियड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 900, व्हाट इज द सम? मतलब अगर हम सेम अमाउंट को सिंपल पे रखते हैं तो 2 साल में 800 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट होता है, लेकिन कंपाउंड पे अगर उसी पैसे को रखते हैं तो 2 साल में 900 का इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो सम कितना होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट हमें ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल एवरी ईयर। तो अगर मुझे 800 रुपए मिला है 2 साल में, ठीक है, अगर मुझे 800 रुपए मिल रहा है 2 साल में, तो पर ईयर कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर में मिलेगा 400, सेकेंड ईयर में मिलेगा 400। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का, एंड दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर। तो सिंपल के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हर साल बराबर होता है। तो 2 साल में 800 मिला है तो पहले साल 400, अगले साल 400। अब अगर सेम सम को हम इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड पे, प्रिंसिपल इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल नहीं चेंज हो रहा है, ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम प्रिंसिपल है, तो पहले साल का सिंपल ही पहले साल का कंपाउंड भी होता है। ठीक है, अगर हम सेम अमाउंट को सिंपल पे भी रखें, उसी पैसे को कंपाउंड पे भी रखें, तो पहले साल का सिंपल ही पहले साल का कंपाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि कम सिंपल पे तो हम हमेशा प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट पे करते हैं ना, और कंपाउंड पे क्या होता है, प्रिंसिपल हर साल बदलता है, तो पहले साल तो वही प्रिंसिपल होगा, तो इसलिए फर्स्ट ईयर का सिंपल ही फर्स्ट ईयर का कंपाउंड होता है। फिर जो सेकेंड ईयर होगा, देखो सेकेंड ईयर में हमें क्या होगा कि 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 400 मिलेगा किस पे, प्रिंसिपल पे, ठीक है, प्लस टोटल कितना मिल रहा है, 900। तो ये 100 रुपीज हमें जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल तो हम प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन अगले साल क्या होगा, प्रिंसिपल जो था उस पे तो देंगे ही देंगे, साथ में जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा उस पे भी इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां से हम देख लेंगे कि ये 100 400 का कितना परसेंट है। तो 100 जो है 400 का कितना परसेंट है, 25% है। ठीक है, तो ये 25% मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25% है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। अब रेट देखो 25% का है, और पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 400 रुपए है, तो ये जो 400 रुपए है किसके बराबर है, 25%, मतलब प्रिंसिपल का 25% 400 हो जाएगा। ठीक, फिर हमें निकालना है सम, तो दैट इज इसको 100 बना लो, तो 100% कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, अगर 25% प्रिंसिपल का 400 है तो प्रिंसिपल खुद कितना है, 100% होगा, तो 100% वैल्यू कितनी होगी, 1600। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 1600। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए कि अगर हम सेम अमाउंट को सिंपल पे भी रखें, कंपाउंड पे भी रखें, तो पहले साल का सिंपल ही पहले साल का कंपाउंड होता है। ठीक, फिर अगले साल ये वाला 400 तो किस पे आया, ये प्रिंसिपल से आया, ये 100 किस पे आया, ये इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आया, तो ये इसका जितना परसेंट होगा वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। तो वहां से अपन ने कैलकुलेट किया रेट, जो कि कितना आ रहा है, 25%। तो अगर पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा, तो अगर 25% ऑफ द प्रिंसिपल 400 है तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 1600। इसका आंसर था 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है दैट इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि सीपी जो है दैट इज 80% ऑफ एसपी, तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो बना लेते हैं, इट इज 80/100। ठीक, 4:5 का रेशियो हो गया किसका, सीपी एसपी का। तो मतलब अगर मैंने खरीदा है 4 में तो बेचा है कितने में, 5 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट देखो कितना है, 4 पे खरीद के 5 पे बेचा है तो 1 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पे। 25% का यहाँ पे प्रॉफिट रहा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। अगर अपना क्या है, कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, तो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम परसेंटेज से है कि इन अ लोकल इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वाज डिक्लेयर्ड एज विनर. 15% of the votes were invalid. ठीक है. If the total number of votes polled were 15,200, तो what were the valid votes of the loser? ठीक है. लूजर के वोट्स बताने हैं. अब टोटल वोट्स अपने को दे रखे हैं कितने? 15,200. ये तो टोटल वोट्स हो गए. ठीक है. 15,200 ये है टोटल वोट्स. अब इतने तो टोटल वोटर्स थे. ठीक है. इतने वोट्स पोल हुए. इसमें से 15% वोट्स इनवैलिड हैं. ठीक है. यानी वैलिड वोट कितने होंगे? इसका 85%. ठीक है. तो 15,200 का 85% दीज आर द वैलिड वोट. अब इसमें से ये जो हमारे पास वोट्स आए ये वाले इतने वैलिड वोट हैं. अब इसमें से क्या है कि हमने कितने वोट मिले हैं विनर को? 55% वोट मिले हैं विनर को. किसका? ये जो बॉक्स में नंबर है इस नंबर का 55% जो है वो तो मिला है किसको? विनर को. तो लूजर को मिला होगा कितना? 45% ना, इस वैल्यू का. तो हमें वोट्स भी किसके बताने? लूजर के बताने हैं. तो लूजर के वोट्स अगर हमें बताने हैं तो हम इस नंबर का 45% कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. ये टोटल वोट्स है. इसका 85% ये वैलिड वोट है. इस वैलिड वोट का 55 गया विनर को तो 45 आएगा लूजर को. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. 17 टाइम्स 5 20 टाइम्स. ठीक है. 5 9 टाइम्स 5 4 टाइम्स 4 these are 12 4 8 तो आंसर विल बी 38 इंटू 17 इंटू 9. कहने का मतलब है कि आंसर में देखो 9 का मल्टीपल तो दिखेगा. तो 9 का मल्टीपल 6 4 10 18 ये हो सकता है. ये तो नहीं हो सकता. 6 6 12 3 15 ये भी नहीं हो सकता. तो अब ये दो ऑप्शन है मेरे पास. इसमें आप चेक कर सकते हो विच वन ऑफ दीज इज द मल्टीपल ऑफ 17. तो 17 का मल्टीपल 17 4 68 ये तो नहीं है. दैट मीन्स ये अपना आंसर हो गया. ठीक है. यूनिट प्लेस से भी रूल आउट कर सकते हैं. 8 7 आर 56 6 9 आर 54 मतलब जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा दैट शुड बी 4. तो 4 वाला देखें तो एक ही ऑप्शन है. तो उस लॉजिक से भी वी कैन एलिमिनेट आउट. ठीक है. ये अपन ऑप्शन से देख सकते हैं यहाँ पे कि इधर देखोगे कि तो यूनिट प्लेस पे अपने पास चेक कर सकते हैं कि 9 7 63 3 आएगा 3 8 24. तो लास्ट डिजिट शुड बी 4. 4 वाला एक ही ऑप्शन है. तो बाय दैट लॉजिक 5814 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो दिस इज फ्रॉम द 2022 वाला सेट. आगे चलते हैं. फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ एन ऑरेंज. एप्पल का प्राइस ऑरेंज से डबल है. ऑरेंज का प्राइस थ्राइस दैट ऑफ बनाना. तो हम बनाना से स्टार्ट कर सकते हैं. लेट अस से कि बनाना का प्राइस है 1 यूनिट. तो ऑरेंज का प्राइस हो जाएगा कितना? उसका थ्राइस. और एप्पल का प्राइस जो है ट्वाइस ऑफ ऑरेंज. तो एप्पल का प्राइस हो जाएगा अपना कितना? 6. ट्वाइस है ना. तो 1 रुपी अगर इसका प्राइस है 3 इसका है तो 6 इसका है. आगे कहता है कि प्राइस ऑफ एन एप्पल इंक्रीज बाय 10%. ऑरेंज का प्राइस बढ़ गया 30 से. एंड द प्राइस ऑफ अ बनाना इंक्रीज बाय 20%. तो हम क्या कर लेते हैं फॉर आर कन्वीनियंस हम मान लेते हैं कि इसका प्राइस 10 रुपए है, इसका 30 रुपए, इसका 60 रुपए है. ठीक है. रेशियो बस मेंटेन रहना चाहिए. अब एप्पल का प्राइस जो बढ़ रहा है दैट इज बाय 10%. तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 6 रुपीज. ऑरेंज का प्राइस बढ़ा 30%. तो 10% हो गया 3, 30% हो गया 9. फिर बनाना का प्राइस बढ़ा 20%. 20% का मतलब 2 रुपीज. तो अब अगर देखा जाए कि हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 20. तीनों क्या है? बराबर है. 20 20 20 है. ठीक है. तो जितना इंक्रीज परसेंटेज वाइज एक के प्राइस में होगा उतना ही 20 के प्राइस में भी होगा, है ना. क्योंकि परसेंटेज पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे. तो यहां से अगर हम देखें तो ओवरऑल हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स. तो इन कंबाइंड प्राइस अगर पहले देखते हैं तो कंबाइंड प्राइस पहले कितना हो रहा था इनका? 100 रुपए. ठीक है. और अब प्राइस कितना बढ़ रहा है? 9 6 15 तो 17 प्लस 17 रुपीज से बढ़ गया है. ठीक.
तो चाहे एक एक की बात करो या तीनों के 20-20 ले लो, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 17 का इंक्रीमेंट 100 पे, तो परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करें तो इट विल बी 17%। ठीक है, तो 20 एप्पल 20 ऑरेंज 20 बनानास का जो प्राइस होगा वो कितने का और कितने से बढ़ जाएगा, 17% से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी था ये भी। फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 64। ठीक है, देखो 2 साल का सीआई का और एसआई के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे दे रखा है कितना, 64 रुपीज का। ओके, फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 2 साल का, दैट इज कितना, 704। 2 साल का सीआई दिया हुआ है 704, सीआई कितना है 2 years का, 704। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट अपन कैसे चेक करेंगे इसमें कि सीआई और एसआई का डिफरेंस है वो 704 है, मतलब मैं अगर यहां से देखूं कि 704 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का वो 64 है। तो अगर मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालूं 2 साल का तो वो कितना आएगा, 704 माइनस 64। ठीक, तो 640 रुपीज मेरा क्या आ गया, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या चीज डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है, तो उसी टेबल का यूज करते हैं। 640 अगर मुझे 2 साल में मिल रहा है तो दैट मीन्स कि पर ईयर कितना मिलेगा, 320, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। अब देखो प्रिंसिपल भी सेम है, वही रेट है, तो जो पहले साल का सिंपल है वही पहले साल का कंपाउंड भी होना चाहिए। ठीक, फिर अगर पहले साल 320 मिला तो अगले साल 320 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और साथ में जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट मिलेगा, और वो यहां पे कितना है, देखो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है 2 साल में वो ये 64 ही है ना, तो यानी ये 64 जो है मेरा ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब ये 64 320 का जितना परसेंट होगा वही मेरा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 16 4 जार 64, 16 2 जार 32, तो ये हो जाएगा कितना, 1/5, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%। तो इंटरेस्ट जो होता है पहले साल का, जैसे चाहे एसआई ले लो चाहे सीआई ले लो, पहले साल का इंटरेस्ट तो 8% ही होता है, यानी 20% की वैल्यू अपने पास है 320। 20% ऑफ द प्रिंसिपल इज 320। अब इधर से अपन निकाल लेंगे क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल होगा कितना, 100%, तो 20 को 100 बनाना है तो 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो बोथ साइड 5 टाइम्स कर लेते हैं, तो 1600 मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी 1600। तो प्रिंसिपल अमाउंट इस क्वेश्चन के लिए कितना था, 1600 रुपीज का। तो किस तरीके से हमने लॉजिक यूज किया वो देखना है, तो दैट इज द अप्रोच कि डिफरेंस दिया था, 2 साल का कंपाउंड दिया था, तो वहां से अपन ने 2 साल का सिंपल निकाल लिया। 2 साल का सिंपल अगर पता है तो पर ईयर का 320 होगा, पहले साल का सिंपल ही कंपाउंड होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और मिलता है। ठीक है, और वो कितने के बराबर दिया हुआ है, 64, तो उसको यूज करके हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पता किया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया तो वहां से प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकाली, 1600। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर क्लेम टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस, ही यूजेस अ फॉल्स वेट विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग rice at 25% profit. Okay. After selling rice to a customer, he realizes that the customer has paid 10% less than what he should have paid. So what is the actual profit percentage made by the shopkeeper? So let us say कि 1000 ग्राम, 1 kg means 1000 ग्राम,
तो अगर 1 ग्राम 1 रुपीज़ का है तो 1000 ग्राम कितने का हुआ, 1000 रुपीज़ का। तो शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि आप मुझसे अगर 1000 का सामान खरीदोगे तो मैं 1000 में ही पे करूंगा, ठीक है। मतलब कि कस्टमर उसको 1000 रुपीज़ दे रहा है। बट यहां पर उसने क्या किया कि फॉल्स वेट यूज किया, जिस वजह से उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। मतलब कस्टमर ने जो उसको 1000 रुपए दिए, उस वो 1000 रुपए क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया एक तरीके से, क्योंकि 1000 रुपए उसको मिले। लेकिन सामान उसने 1000 का नहीं दिया, तो सामान उसने कितने का दिया। देखो 25% का प्रॉफिट का मतलब है 1:4 का रेशियो रहा होगा किसका, प्रॉफिट का, सीपी का, ठीक। तो मतलब अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 4 पे उसको 1 का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, 5 यूनिट। तो अगर 5 की वैल्यू 1000 रुपए है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी है, 800। मतलब कि उसने कितने का सामान, 800 का सामान उसने 1000 रुपए में दिया, ठीक है। क्योंकि 200 का प्रॉफिट होगा जब 800 पे, तभी तो 25% बनेगा। तो उसने क्या किया, कस्टमर से तो 1000 रुपए लिए, ठीक है, या 1000 ग्राम के पैसे लिए, लेकिन सामान उसको कितना दिया, सिर्फ 800 दिया। बट यहां पर जो कस्टमर है उसने भी क्या किया, 10% पैसे कम पे किए। मतलब कि 1000 था हमारा, कि उसने 1000 रुपए का सामान 1000 रुपए देने थे, लेकिन उसने कितना दिया, 10% कम दिया, मतलब 900 दिया। तो अब अगर देखें तो एक्चुअल में हुआ क्या कि उसको फाइनली मिले कितने, 900। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस बनेगा, और उसकी जेब से कितने का सामान गया, सिर्फ 800 का। तो उसने 800 का सामान 900 पे बेचा फाइनली। तो प्रॉफिट कितने का है उसका, 100 का प्रॉफिट 800 पे। तो 1/8 यानी 12.5% का प्रॉफिट इस ट्रांजेक्शन में उसको हुआ है, ठीक है, 12.5% का प्रॉफिट। तो आई होप क्लियर, इजी था क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1000 पे नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना है। बहुत बार कंफ्यूज होकर हम 1000 पे निकाल लेते हैं। तो 1000 पे की तो सिर्फ बात हुई है, बट एक्चुअल में कहाँ पे कितना पहुंचा है वो हमें चेक करना है। तो शॉपकीपर की जेब से तो सिर्फ 800 रुपए का सामान गया, कस्टमर ने कितने पे करे, 900। तो उसको 100 रुपए अभी भी प्रॉफिट में है। चलो अगला क्वेश्चन अपना है ये कि मोहन बॉट अ ट्राउजर एट 10% डिस्काउंट, ओके, एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%। तो लेट अस से कि मोहन के लिए मार्क्ड प्राइस को अगर हम मान लेते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस थी वो 100 रुपीज थी, तो मोहन ने इसको खरीदा होगा कितने पे, 10% के डिस्काउंट पे, मतलब 90 पे इसको खरीदा किसने, मोहन ने। फिर मोहन ने क्या किया, इसको सोहन को बेचा 10% के लॉस पे। 10% का लॉस हो जाएगा इसका कितना, 9, मतलब 81 रुपीज पे इसको किसने खरीदा, सोहन ने, ठीक है। इफ सोहन पेड ₹729, तो सिंपल है, 81 की वैल्यू अगर 729 है तो 1 हो जाएगा कितना, 9 टाइम्स। तो हमने मार्क्ड प्राइस कितना माना था, अनडिस्काउंटेड प्राइस का मतलब क्या, मार्क्ड प्राइस, तो दैट इज 100 माना था हमने, 100 की वैल्यू 900 आ गई। आंसर फॉर दिस विल बी 900, ठीक है। क्विकली मूव टू द नेक्स्ट। ये क्या कहता है, in a certain town 40% of the people have brown hair, 30% of the people have brown eyes, and 12% have both brown hair and brown eyes. How many people in town have neither brown hair nor brown eyes? तो एक तरीका तो है कि आप सिंपल नंबर मान लो, 100 मान लेते हैं कि सपोज वहां पे टोटल कितने लोग थे, 100 लोग थे। अब हमने जब काउंट किए ब्राउन हेयर वाले, तो कितने लोग काउंट हुए, 40 पीपल्स ऐसे काउंट हुए जिनके ब्राउन हेयर्स थे, ठीक है। दीज आर द पीपल विद ब्राउन हेयर्स। तो कितने लोग ऐसे मिले, 100 में से मुझे 40। फिर हमने काउंट किए ऐसे लोग जिनके ब्राउन आइज थी, ठीक है। ब्राउन आइज वाले जो लोग थे वो कितने थे, 30%, मतलब 30 लोग हो गए। तो अब टोटल अगर देखा जाए तो 70 हो रहे हैं, लेकिन यहां पे 12% ऐसे लोग थे जिनकी ब्राउन हेयर एंड ब्राउन आइज बोथ थी। दैट मीन्स कि वो लोग यहां भी काउंट हुए, वो लोग यहां भी काउंट हुए, 2 बार काउंट हो गए ना वो लोग। जब हम ब्राउन हेयर वाले काउंट कर रहे थे तब भी वो काउंट हुए, फिर जब हमने ब्राउन आइज वाले काउंट किए वो लोग तब भी काउंट हुए, यानी वो 2 बार काउंट हो गए। कितने लोग हैं ऐसे, 12%, 12% मतलब 12 लोग। तो उन 12 लोगों को अगर हम हटा दें, ठीक है, तो एक्चुअल में कितने लोग हैं ऐसे, देर आर ओवरऑल 58 पीपल जिनके
ब्राउन आईज या ब्राउन हेयर है या दोनों है, ठीक है। ऐसे टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 58 है। तो 100 में से अगर 58 लोग ऐसे हैं दे हैव आइदर ब्राउन आईज और ब्राउन हेयर, तो जो बाकी बचे हुए लोग होंगे 100 माइनस 58 दैट इज 48। तो 48% ऑफ द पॉपुलेशन हैव नाइदर ब्राउन हेयर नॉर ब्राउन आईज, ठीक है। तो दैट इज सॉरी 42 आएगा, 58 है तो 42%, आंसर विल बी 42%। ऐसे भी कर सकते हैं और वी कैन सिंपली मेक अ वेन डायग्राम से भी। जैसे मान लो दिस रिप्रेजेंट्स द पीपल विद ब्राउन हेयर एंड ये रिप्रेजेंट करता है पीपल विद ब्राउन आईज। अब ये जो ब्राउन हेयर वाला सर्कल है ये टोटल 40 का है, ब्राउन आईज वाला 30 का है, और जो कॉमन है वो कितने लोग हैं? 12%, ठीक है। अब ब्राउन हेयर्स वाले टोटल कितने हैं? 40, जिसमें से 12% लोग यहां पर आ गए, तो 12 अगर यहां पे आ गए तो कितने बचे अपने पास? 28%, ठीक। फिर ब्राउन हेयर आईज वाले टोटल 30 हैं, जिसमें से 12 यहां पे आ गए तो 18% यहां पे आ गए, ठीक है। तो अगर हम इन सबको काउंट करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे 30, 40, 50, 58। तो अगर इस सर्कल में जितने भी लोग हैं दे आर 58, तो बचे हुए जो 48% होंगे वो यहां पर आएंगे। दे हैव नाइदर ब्राउन नॉर हेयर नॉर आइज। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अगर इसने पूछा होता कि हाउ मेनी पीपल आर देयर विद ओनली ब्राउन आइज, तो ये वाले जो 18% है दे हैव ओनली ब्राउन आइज, ये 28% है दे हैव ओनली ब्राउन हेयर्स, ठीक है। ये 12% है जो दोनों में कॉमन है। तो सिंपल 100 एज्यूम करके भी वी कैन डू, और देर इज अनदर वे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं इसको। सॉरी अगेन यहाँ पे 52 आएगा, 42 आएगा, सॉरी, ठीक है। क्योंकि इस सबको अगर हम ऐड करें 28 प्लस 12 प्लस 18 इट विल बी 58, तो बचेंगे अपने पास कितने? 42। चलो अगले पे चलते हैं। It says that a company publishes to its customers that a certain compound interest rate, a sum of money deposited by anyone will become 8 times in 3 years, ठीक है। 8 times हो जाएगा 3 साल में, ठीक है। If the same amount is deposited at the same compound rate of interest, then in how many years will it become 16 times? ये 16 times होगा कितने टाइम में, ठीक है। कंपाउंड के केस में हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो यहाँ ईयर में मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ पावर में रेज कर लेते हैं। तो 8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 टू दी पावर 3 है, तो अगर ये 2 टू दी पावर 3 हो रहा है 3 ईयर्स में, तो हमें क्या करना है कि 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है, ठीक है। 2 की पावर कितना होता है? वो 4 होता है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 को क्या करना है? 4 बनाना है। तो जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में रेज करेंगे। अब देखो 3 को अगर मुझे 4 बनाना है तो मुझे 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 4/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 इंटू 4/3, तो मतलब कि 16 हो जाएगा ये 4 ईयर्स में, ठीक है। लॉजिक क्लियर हुआ कि 8 टाइम्स का मतलब है कि 2 की पावर 3 हो रहा है वो 3 ईयर्स में, हमें उसको 16 टाइम्स करना है। 16 टाइम्स का मतलब हो गया कि 2 की पावर 4 लेके आना है मुझे, वहां पे 2 की पावर 4 लेके आना है। तो 2 की पावर 4 हम कैसे लेके आएंगे कि इधर 3 है तो अगर हम इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 4 हो गया। तो जो हम पावर में रेज करते हैं वो ईयर में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो पावर में जो रेज हुआ दैट इज 4/3, तो वो ईयर में मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर इसका आ गया 4 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। इट विल टेक 4 ईयर्स। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25,000 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3% फॉर फर्स्ट ईयर, 4% फॉर सेकेंड ईयर एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे 4% फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, यहाँ 5% फॉर थर्ड ईयर आएगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना उसको पे करना पड़ा है 3 साल बाद, ये निकालना है। तो 25,000 अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, 25,000 अपना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया।
अब 25,000 अपना प्रिंसिपल है तो पहले साल का तो रेट है 3%। अब पहले साल तो खाली प्रिंसिपल पे ही हम पे करते हैं ना, तो 3% इसका कितना हो गया, 10% हो गया 2500, 1% हो गया 250, तो 3% हो गया 750। तो 750 हो गया अपना कितने साल में, पहले साल का जो इंटरेस्ट है दैट इज 750। फिर दूसरे साल क्या होगा, प्रिंसिप 4% हमें प्रिंसिपल पे तो देना ही देना है, तो 10% हो गया अपना, 1% हो गया 250, 4% हो गया 1000। तो ये 4% तो किस पे दिया हमने, प्रिंसिपल पे दिया। फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देंगे ना, तो 750 का 1% हो गया 7.5, तो 4% हो गया कितना, 30। ठीक है, तो ये 1000 तो कहां से आया, ये प्रिंसिपल से आया। ये 30 कहां से आया, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आया। फिर थर्ड ईयर में चलते हैं, 5%, तो प्रिंसिपल का 5%, 10% हो गया 2500, तो उसका हाफ कर लेते हैं 1250। ये हो गया प्रिंसिपल पे। अब 5% इस पे भी देना है, इस पे भी देना है, इस पे भी देना है, तो इसका 5% हो गया कितना, 10% हो गया 100, 5% हो गया 50, इसका 5% हो जाएगा कितना 1.5, 10% हो गया 3, और इसका 5% हो जाएगा कितना, 10% हो गया 75, 5% हो गया 37.5। ठीक है, अब इस सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो 1250 प्लस 750 हो गया कितना, 2000, 3000 यहां तक हो गया, 3000 ये हो गया 3080। ठीक है, 37.5, 38, 39 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो दैट इज 93119। तो 3119 हम ऐड कर देंगे किसमें, 25,000 में। तो 25,000 हमारा प्रिंसिपल था, ये कितना हो गया 3119, तो 91128,119, तो 28119 वाला ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, तो नंबर सिंपल था, परसेंटेज भी इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी वैल्यूज, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, पहले साल हम प्रिंसिपल पे देते हैं, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो दिया ही दिया, साथ में हमने क्या किया, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट दिया। ठीक, फिर तीसरे साल ये किस पे दिया, ये तो प्रिंसिपल पे आया, ये इसका इंटरेस्ट आया, इसका 10%, इसका 10%, और इसका भी 10% आया। ठीक है, यही होता है कंपाउंड में कि हम हर साल में जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उस पे भी इंटरेस्ट देते हैं, इसीलिए पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है कंपाउंड में। तो इसका आंसर हो गया 28119। चलो अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क्स हिज बुक्स एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, ड्यू टू स्लम्प इन द मार्केट हिज कॉस्ट reduces by 5%, and then to boost his sale he offered a discount of 8%, due to which sales goes up by 25%. तो compute the change in the shopkeeper's profit. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं उसकी 100 रुपये थी, और मार्क्ड प्राइस कितनी हो गई, 125 हो गई। ओके, अब सेल्स मान लेते हैं यहाँ पे उसकी कितनी हुई होती थी, लेटेस्ट से कि 10 आर्टिकल वो बेचता था पहले, सपोज कर लेते हैं 10 आर्टिकल। तो अब पहले उसका प्रॉफिट कितना था, देखो एक आर्टिकल पे 25 का प्रॉफिट था, तो उसका जो टोटल प्रॉफिट होता था पहले वो होता था कितना, 25 इंटू 10, 250 रुपीज उसका प्रॉफिट हुआ करता था पहले। ठीक है, कुछ भी नंबर हम रैंडमली मान सकते हैं आंसर, क्योंकि परसेंटेज में है। तो सीपी अगर 100 था, मार्क प्राइस 125 था, 10 आर्टिकल वो सेल करता था, तो हर आर्टिकल पे 25 का प्रॉफिट था, तो 10 आर्टिकल पे 250 का प्रॉफिट था। अब क्या हुआ कि स्लम्प आया मार्केट में, जिस वजह से उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई 5%, मतलब कॉस्ट उसकी कितनी रह गई, 95 रुपीज हो गई। ठीक है, फिर देन टू बूस्ट हिज सेल उसने क्या किया, ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 8%, मतलब कि जो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, 125 का 92%, तो 25 5 टाइम्स, ठीक है 25 4 टाइम्स, 4243, तो 115। अब उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है एक आर्टिकल पे, 20 का। ठीक है, और उसके जो सेल्स है वो कितनी बढ़ गई, 25%, मतलब 10 आर्टिकल पहले वो बेच रहा था, अब बेचेगा कितना, 25% ज़्यादा, मतलब उसका हम क्या कर लेंगे, 5/125% निकाल लेंगे, है ना। पहले वो 10 आर्टिकल बेच रहा था, तो अब कितना बेचेगा, 25/2, तो अब उसकी जो सेल है वो 25/2 हो गई है। तो अगर हम प्रॉफिट देखें उसका, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा था, 20 हो रहा था। ठीक, 20 का प्रॉफिट था।
अब 25/2 आर्टिकल अब वो बेच रहा है इंटू 20, तो अभी भी कितना है 250 ही उसका प्रॉफिट है, अभी भी क्या है 250 ही उसका प्रॉफिट है। तो दैट मीन्स कि जो है नो चेंज, पहले भी 250 था प्रॉफिट, अब भी 250 है प्रॉफिट, तो देयर इज नो चेंज। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं। यहां क्या कह रहा है कि बाई सेलिंग मैंगोज एट द रेट ऑफ 64 फॉर 2000 वेंडर लूजेस 40%। अगर वो 64 मैंगोज बेचता है 2000 में तो उसको लॉस होता है 40% का। तो हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹1000 सो एज टू गेन 20%। तो अगर 64 वो बेच रहा है 2000 में, तो एक बेचेगा कितने में 2000/64, ये एक का सेलिंग प्राइस आ गया। और ये सेलिंग प्राइस है 40% के लॉस पे, 40% का लॉस मतलब ये जो नंबर है कॉस्ट प्राइस का 60% होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि 20% की गेन पे अगर उसे बेचना है, तो 20% के गेन पे बेचना है, तो पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं कितनी होनी चाहिए। दिस इज 2000/64 इंटू 1/60 इंटू 120। ठीक है, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, तो 2000/32 जो है वो एक का सेलिंग प्राइस होगा 20% के प्रॉफिट पे, ये एक का सेलिंग प्राइस आ गया मेरे पास। तो 1000 में वो कितने बेचेगा फिर 2000/32। ठीक है, ये 32 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 32/2 16 हो जाएगा। ठीक है, कितने उसको बेचने चाहिए, ही शुड सेल 16 बेचेगा वो। तो आई होप इट इज क्लियर। फिर चलते हैं अगले पे। यहाँ क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट हु गेट्स 20% मार्क्स फेल बाय 20 मार्क्स बट अनदर स्टूडेंट हु गेट्स 36% मार्क्स गेट 44 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स भी बताने हैं और पासिंग मार्क्स भी बताने हैं। तो कैसे डील करेंगे इसको कि पासिंग मार्क्स तक तो दोनों के लिए सेम मार्क्स होंगे पासिंग मार्क्स पे। अब एक स्टूडेंट है वो 20% पे है और पासिंग से कितना पीछे है, ये गैप 20 मार्क्स का है। फिर दूसरा स्टूडेंट है वो 36% मार्क्स पे है और उसको पासिंग से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं 44 उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, पासिंग से कितने ज़्यादा है 44। तो अब हम देखें परसेंटेज वाइज इनके स्कोर में कितना गैप है 16% का, मतलब परसेंटेज वाइज इन दोनों में 16% का डिफरेंस है, लेकिन मार्क्स वाइज वो डिफरेंस कितने का है 64 का। ठीक है, तो 1% मार्क्स हो जाएंगे 4, तो 100% मार्क्स हो गए कितने 400। तो 400 तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए, दो ऑप्शन है 400 वाले। अब पासिंग मार्क्स बताने हैं कि वो कितने हैं। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स अगर देखो तो हमें कितने हैं 20 नंबर है ना, तो 20 400 का कितना परसेंटेज है 5% है, क्योंकि 10% हो जाएगा 40, तो 5% हो जाएगा 20, मतलब ये गैप कितने का है 5% का। बाय दैट लॉजिक हम बोल सकते हैं इट इज 25%। या हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं 20% निकाल लेते हैं, तो 20% 400 का कितना हो जाएगा 80 मार्क्स हो जाएगा। ठीक, तो पास होने के लिए 20 चाहिए, दैट इज 100 पासिंग मार्क्स चाहिए। तो फिर हमें देखना है 100 400 का कितना परसेंट बन रहा है 1/4, 25% बन रहा है, 25% अपना पासिंग मार्क्स होगा। तो थर्ड ऑप्शन। तो ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन था इसका, इट वाज फ्रॉम द 2018 सेट। तो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। जितने भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI के जो क्वेश्चंस थे वी हैव कंप्लीटेड इन दिस सेशन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द सेशन। इन द अपकमिंग सेशन हम और टॉपिक्स करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। So I hope you like the session. Bye.